अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आप आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल और आज में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि तारीख तो बदल गई, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के नतीजे में जिस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमा रहे थे, उसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर साहब, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं गिलानी साहब, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और ये भी हुक्म सादर फरमाया गया कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन आज ही जारी कर दिया जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो कि सामने आ चुका है। नाज़रीन, बड़ी बेरहम चीज़ है ये सियासत और इक़्तिदार, क्योंकि मुझे याद पड़ता है तालिब इल्मी का ज़माना था 1999 में, जब कू हुआ तो यही गवर्नर हाउस के बाहर हमने देखा कि लोग देखें बांट रहे थे कि नहीं देखिए नवाज शरीफ साहब से जान छूट गई। फिर मुशर्रफ साहब गए 2008 में, तो उस वक्त भी लोगों को धमाल डालते हुए देखा, और आज भी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले जहां पर लोग खुशियां मना रहे थे कि जी गिलानी साहब घर चले गए। अब इसके पीछे क्या है वो एक बात की बात है। डिबेट शुरू हो चुकी है कि जी नया प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी, और क्या कोलेशन जो है वो इंटैक्ट है या नहीं है। कुछ लोग जो हैं, कुछ पार्टीज जो हैं, उनको कोई रिजर्वेशन हैं, किसी एक नाम के ऊपर रिजर्वेशन है, इसके बारे में आज बात होगी। और ख़ास तौर पर नाज़रीन ये भी कि ये जो फैसला आया है इसके ऊपर बहुत से कानूनी माहिरीन ने, कुछ ने इसको सराहा है, कुछ ने इसके ऊपर क्रिटिक भी की है, कुछ ने ये कहा है कि शायद कुछ टच स्टोन्स के ऊपर ये फॉल नहीं करता। उसके बारे में भी एक डिस्कशन करेंगे। सेठी साहब, एज आई ऑलवेज से, आई हेट टू एडमिट, लेकिन आपने कुछ दिन पहले वो बातें कही थी। मैं अपने व्यूअर्स को ज़रा याद दिलाना चाहता हूँ कि अप्रैल के अंदर, मेरे ख्याल में 25 अप्रैल था, वो 24 अप्रैल था, जब आपने से यही डिस्कशन हो रही थी कि गिलानी साहब का क्या फेट हो सकता है, तो आपने क्या कहा था? नाज़रीन ज़रा सुनिए। मैं अभी भी यही कहूँगा कि बेस्ट यही है कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब जुमेरात के दिन कि शाम तक प्राइम मिनिस्टर गिलानी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहने चाहिए, और यही ये सियासी भी और लीगली भी और नेशनल इंटरेस्ट में भी यही चीज़ है। मगर क्या ऐसे होगा ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, मगर जो मैं कह सकता हूँ अब, क्योंकि बात हो गई, वो ये है कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, एक नया प्राइम मिनिस्टर आएगा। दिस इज व्हाट आई कैन से। अब क्योंकि वो जो परम्यूटेशंस हैं और कॉम्बिनेशंस हैं कि ये होगा और वो होगा, किसी सूरत में भी यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते, मॉरली भी और लीगली भी, और पॉलिटिकली ग्राउंड जो है वो स्लिप हो चुकी है उनसे। नाज़रीन, ये तो था 24 अप्रैल। अब कल रात को सेठी साहब ने क्या कहा, क्योंकि जो कल रात को कहा उसके बाद वो एक अलग डिबेट है, मैं इनसे भी छेड़ूंगा कि लोगों ने क्या कहा उसके बाद। कल रात को जो उन्होंने कहा वो प्रेडिक्शन भी थी और शायद कोई अपील भी थी। जरा सुनिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, अब आप चले जाएं, अब आप चले जाएं। अगर आप इस मसले को हल नहीं कर सकते तो किसी और को आने दीजिए जो इस मसले को टैकल करे। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब किसी किस्म की एक्सक्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक आ गया, बस अब आप घर चले जाइए, बहुत हो गया, आपने बड़ा जुल्म किया हमारे साथ, बस कर दीजिए, चले जाइए अब आप। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अच्छी खबर भी आपको सुना दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब मेरी माफी से नहीं जाएंगे, उनकी छुट्टी सुप्रीम कोर्ट कराने वाला है। मेरी ये चिड़िया ये कह रही है कि अगले 2-3 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने इनके बाजे बजा देने। ऐसा वो बाजा तो नहीं कर, बैंड ही बजा है। ये 24 अप्रैल को भी बात हुई। दैट वाज एक्चुअली 2 days बिफोर द डिसीजन हैड कम टू, शॉर्ट ऑर्डर आया था। ये व्हाई वर यू सो श्योर कि गिलानी साहब विल नॉट रिमेन एज द प्राइम मिनिस्टर और कोई और प्राइम मिनिस्टर जरूर आएगा? यार ये बड़ा सियासी सवाल है, तो जवाब भी सियासी दे दें फिर। उसकी वजह यह है कि कानून और सियासत मिक्स हो जाते हैं, बहुत सी जगह पे सीप कर जाते हैं और लाइंस क्रॉस हो जाती हैं। अगर आप कानून को कानून की हैसियत से देखें तो फिर सियासी तज्जिया नहीं कर सकते। अगर कानून को सियासी तौर पे देखें तो फिर सियासी तज्जिया हो सकता है। मैं सियासी तज्जिया कर रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि जो कानून गो हैं वो एक लाइन पे चल रहे हैं और उसका नतीजा एक ही होगा। अब वो सही है या गलत है, वो आइन के मुताबिक है या नहीं है, वो वन साइडेड है या नहीं है, वो अलग बात है। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है, अपोजिशन का दूसरा मौक़िफ़ है।
और सुप्रीम कोर्ट के हामियों का एक मौक़िफ़ है, क्रिटिक्स का दूसरा मौक़िफ़ है। अब मगर इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ नज़र आ रहा था, जो कि तज्ज़िये में जाना चाहिए कि किस किस्म की बातें हो रही थी, किस किस्म के फैसले किए जा रहे थे, किस किस्म के कानून के ऊपर रिलायंस की जा रही थी, और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, ये अब 1.5-1 साल से ये चीज़ चल रही थी। टर्बुलेंस तो थी ना, टर्बुलेंस थी, और वो नज़र आ रहा था कि टर्बुलेंस को किस तरफ जाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर लिया था, और वो फैसला ये था कि ये खत लिखवाना ही लिखवाना है। अब उससे पीछे हटा नहीं जा सकता था, वो इतना सख्त फैसला था। अब उसके ऊपर सवाल बड़े खड़े हो सकते हैं, इम्यूनिटी फलाना, मगर हर स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट के अदालतों ने यही उसी चीज को आगे बढ़ाया। तो फिर उसकी कोई एस्केप क्लॉज नहीं था उसके अंदर। वक्त की बात थी कि वक्त क्या, किस वक्त पे ये होगा। तो जब अप्रैल के वो इनके जजमेंट के 2 दिन पहले ये बात मैंने की, तो मुझे नजर आ रहा था कि वो जजमेंट क्या आएगी और इनको डिस्क्वालीफाई करेगी। So heads had to roll. So heads had to roll। तो उससे इसलिए मैंने ये बात की थी। Okay. कल जो बात मैंने की उसके भी इसी किस्म का सियासी तज्जिया था, कानूनी नहीं था। वो अपील भी थी ना, वो बड़े लोग आपको, आप ये कह रहे हैं कि जी आपकी अपीलों पे शायद नहीं, आपने पूछा तो उसकी संजीदगी के साथ जवाब मैं ये दूं कि देखिए, एक 7 मेंबर बेंच ने एक फैसला दिया 26 को, जिसमें वजाहत नहीं की कि ये डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं या नहीं, आर्टिकल 63(3) के जी 63(1) के तहत। क्यों नहीं की थी, डिटेल में भी नहीं। इसमें चिड़िया 2 तरफ से आई। एक चिड़िया ने मुझे ये कहा कि 7 मेंबर बेंच में कुछ लोग थे जो उसी वक्त चाहते थे कि इसको कर दिया जाए, और कुछ लोग थे वो चाहते थे कि नहीं। तो ये फिर कॉम्प्रोमाइज हुआ कि आप इसकी वजाहत ना करें। जब अपील आएगी तो फिर बड़ा बेंच बनाएंगे, तो फिर उसमें ये इसका फैसला होने दीजिए। जब अपील नहीं आई, जब अपील हुकूमत ने नहीं की, तो फिर ये 2 पिटिशंस आई, और उसके ऊपर एक 3 मेंबर बेंच जिसके सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस खुद उसको हेड कर रहे थे। तो उसी दिन मुझे एहसास ये हो गया कि अब शॉर्ट ऑर्डर आएगा और ठा करके सर काट दिया जाएगा। क्योंकि अगर 7 मेंबर या 8 मेंबर या 9 मेंबर बेंच अब बनता, जो कि उठाया गया, वो कहते हैं कि ऐसी जजमेंट थी अगर, तो फिर बड़ा बेंच बनना चाहिए था, तो फिर शायद ऐसा फैसला मुश्किल हो जाता। तो इसलिए क्योंकि एक फैसला आना था, तो वो स्विफ्टली आया और वो स्विफ्टली फर्क कर दिया। इसलिए आई वाज सो श्योर कि ये आज या कल 2 दिन, मेरा ख्याल था इन 2 दिन में ये हो जाएगा। एतजाज़ एहसन साहब मेरी चिड़िया के मुताबिक बहुत कोशिश की उन्होंने कि इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, बढ़ाया जाए, वक्फा और लिया जाए। मेरी चिड़िया के मुताबिक अदालत बिल्कुल इस मूड में नहीं थी कि एडजमेंट्स लंबी दे दें या कोई ऐसी चीज। फिर मेरी सियासत मुझे ये कहती थी कि इस वक्त सारा फोकस अरसलान पे है। इतनी जल्दी एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ फैसला आया जिसके खिलाफ काफ़ी नफरत है इस मुल्क में, तो उतनी जल्दी वो सारी स्पॉटलाइट जो है वो शिफ्ट हो जाएगी अरसलान से और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और चीफ जस्टिस साहब थे और एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ, और एक ऐसा फैसला जिसको बहुत से लोग खैर मकदम करेंगे। लेकिन तो ये सियासी बात थी। अच्छा, ये जो अरसलान के केस, डॉक्टर अरसलान के केस की आप बात करें, दैट्स नॉट नो मोर देयर नाउ, इट्स विद द गवर्नमेंट नाउ। हाँ, तो वो इसीलिए कि उसमें मैंने ये भी अर्ज किया था कल के प्रोग्राम में कि मैंने कहा था कि कानूनी तौर पर तो मुझे पसंद नहीं आई जजमेंट, मगर सियासी तौर पे बड़ी ब्रिलियंट जजमेंट थी कि ये अटॉर्नी जनरल साहब के हवाले इसकी तफ्तीश हवाले कर दी गई, क्योंकि पहले तो सुप्रीम कोर्ट कमीशंस बनाते थे और खुद ही सारा कुछ चार्ज लेते रिपोर्ट्स लेते थे, और इस दफ़ा उन्होंने हुकूमत के खाते में फेंक दिया। ये वो हुकूमत जिनसे इंसाफ की तवक्को सुप्रीम कोर्ट को नहीं थी। तो इसका ये मतलब था कि ये जब हुकूमत के पास जाएगी तो हुकूमत जिस किस्म की भी JIT या कमीशन बनाएगी, लोग उस पर एतबार नहीं करेंगे, तो फिर कंट्रोवर्सी बनेगी। इसलिए इंसाफ की तवक्को करना इस कमीशन से, जो कि अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएगी, वो ऑलरेडी केस जो है अरसलान का स्ट्रांग हो जाएगा। तो एक वो किया, उसके बाद ये जजमेंट। अब आप देखिएगा कितनी मुश्किल होगी। JIT तो बना दी अटॉर्नी जनरल साहब ने, FIA और NAB, मगर उसके वजन जो है वो बहुत कम होगा, और ये सारा जो है, सारी डिबेट जो है अब आगे इसी की तरफ चलेगी कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। किसी ने लिखा कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, तो कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ क्या होगा। तो अब सारा फोकस चेंज हो गया। अच्छा, थोड़ा ये सियासी बात है। अच्छा, थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं।
मुख्तलिफ तज्जिए आ रहे थे, लिखा जा रहा था, एनालिसिस हो रहा था कि पीपल्स पार्टी विल पुट अप अ टफ फाइट, अगर कोई ऐसा फैसला आता है तो रेजिस्ट करेंगे और शायद कोई मूवमेंट हो, जो भी हो, रेजिस्ट करेंगे इस फैसले को। लेकिन आज मच टू आवर सरप्राइज बड़े आसानी से कह दिया गया कि ठीक है जी, हम एहतराम करते हैं फैसले का, और फिर हेंस डिलिब्रेशन शुरू हो गई। नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, गिलानी साहब भी उसका पार्ट है उन डिलिब्रेशंस का। कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, बल्कि ये कहा गया कि सारे काम रहे। इसकी क्या वजह है? आपको भी याद है कि इसके बारे में भी हमने डिस्कशन की थी। हमने कहा था दो ऑप्शंस हैं पीपल्स पार्टी के पास। कुछ हार्डलाइनर्स हैं, वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को तकड़ा करें और ये ऐसी जब जजमेंट आएगी तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे और पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास करवाएंगे एटसेट्रा। और के स्पीकर की बालादस्ती है, स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। छोटे मोटे मुजाहरे शुरू हुए, इस किस्म की एक राय थी पीपल्स पार्टी के अंदर, हमने ये डिस्कस की थी। मगर साथ ही साथ हमने ये भी बात की थी कि ये रास्ता बड़ा मुश्किल है अगर आपने डिफाई किया तो फिर किसी न किसी स्टेज पे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ नून लीग भी और पीटीआई भी और मीडिया भी और लॉयर्स भी सारे चीफ जस्टिस साहब के साथ और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हो जाएंगे, लॉन्ग मार्चेस शुरू हो जाएंगी और फिर आर्मी को मदाखलत करनी पड़ेगी जैसे कि जजेस की रेस्टोरेशन में करनी पड़ी। तो ये पीपल्स पार्टी इसको सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये शायद रास्ता पीपल्स पार्टी नहीं लेगी, ना ही लेना चाहिए। तो इसलिए ये डिबेट में था, तो हमने भी इसका जिक्र किया था। और आपको याद होगा हमने कहा था लाइकलीहुड यही है कि ये अब इनको नए प्राइम मिनिस्टर की तरफ जाना पड़ेगा। एक बात मैं इसकी लीगैलिटी में नहीं जा रहा, मैं सियासी तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ कि अपील ना करना, क्या ये ठीक फैसला रहा है? क्योंकि बाबर अवान साहब को ये कोट किया गया है, शायद वो आज फरमा रहे थे कि 100 रुपए का वकील होगा तो ऐसी वकालत होगी। जिसने मशवरा नहीं दिया कि अपील ना करने का, वो गलत डिसीजन था, अपील होना चाहिए, अपील करनी चाहिए। हाँ, जब अपील की बात हुई तो पीपल्स पार्टी के अंदर दो राय थी। एक तो ये थी कि अपील मत हमने करने की जरूरत नहीं है, हम स्पीकर से ये एक रूलिंग ले लेते हैं और रेटिफाई कर लेते हैं और ये फिर अदालत पीछे हट जाएगी और ये इतनी हिम्मत नहीं करेंगे कि हमें चैलेंज करें, क्योंकि कोई और केस ही नहीं है। ठीक, ये उन्होंने नहीं सोचा कि एकदम पीटीआई और नवाज शरीफ साहब की तरफ से लपक के पिटिशंस आ जाएंगी और फौरी रातों रात उनकी हियरिंग भी हो जाएगी। दूसरी चीज ये थी कि अगर हमने अपील की तो ये ना हो कि जो वजाहत नहीं हुई इस दफा, क्योंकि शायद वो बड़े बेंच के अंदर वजाहत भी ना हो जाए कि जी आप तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए नहीं फारिग ही हो गए, क्योंकि जजेस नए होते हैं ना, तो जजेस और आ जाते, तो ये श्योर नहीं थे। इन्होंने सोचा ये बेस्ट बेट है और वो एज इट टर्न्ड आउट इन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि एक पिटिशंस आ जाएंगी अंडर आर्टिकल 184 और इन्होंने सोचा कि वो कानून के मुताबिक कैसे आ सकती हैं 184। अरे भाई, आजकल सब कुछ आ सकता है। अच्छा, लेकिन वही वाली बात है ना कि जिन्होंने पिटिशंस की पेड देम ऑफ, उन्होंने तो ले लिया फिर रिलीफ अदालत से। बिल्कुल ले ली, और जैसी पिटिशंस आई थी मेरा तो यही था कि ये तो फैसला हो चुका। अच्छा सेठ साहब, थोड़ा आगे चलते हैं। नाउ जो कोलिशन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, MQM थी, ANP है, PMLQ है, इज इट स्टिल इंटैक्ट? आपको कोई से कोई डिसबैलेंस होती हुई नजर तो नहीं आ रही कोई चीज? या और दूसरी, अगर बैलेंस्ड है और अभी तक इंटैक्ट है तो फिर क्या है जो आज लोग सुनना भी चाह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर कौन होगा नया? देखिए, एक वजह कि इन्होंने पार्लियामेंट वाला रास्ता नहीं इख्तियार किया लड़ाई झगड़े का, वो यही थी कि इनके अंदर इत्तेफाक नहीं था। आपने देखा आज सबसे पहले MQM का बयान आया, हालांकि भी हुकूमत की तरफ से बयान नहीं आया था कि हम नया प्राइम मिनिस्टर की तरफ जा रहे हैं। आज दोपहर तक तो यही बातें हो रही थी, अर्ली शाम तक ये बातें हो रही थी कि हम सोच रहे हैं क्या करेंगे, मीटिंग्स हो रही हैं। मगर MQM ने पहले ही कह दिया कि हम खैर मकदम करते हैं। इसका ये मतलब था कि वो इसकी अगर हुकूमत खिलाफ वर्जी करने जाएगी या इसकी अपोजिशन में जाएगी तो MQM सपोर्ट नहीं करेगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है इनको ये एहसास हो गया था कि ये पब्लिक में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको अब मानना चाहिए। तो पहली बात तो ये, तो इससे ये पता चलता है कि प्रॉब्लम्स हैं कोalition के अंदर भी। तो अब आना है अगला प्रॉब्लम कि अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। अब मैं ये समझता हूं कि इत्तेफाक है कि अभी इलेक्शन नहीं कॉल करनी चाहिए ये सब पार्टनर्स में, कि ये इवन MQM में ये है कि नहीं अभी नहीं करनी चाहिए। MQM तो पहले लोकल बॉडी चाहती है ना। उन्होंने तो सिंध गवर्नमेंट से, सिंध हाई कोर्ट से एक जजमेंट भी ले ली है कि अगले 3 महीने में इलेक्शन करना है, लोकल बॉडी की इलेक्शन हो रहा है। वो चाहते हैं लोकल बॉडी हो, हम पूरा कब्जा करें, उसके बाद उस कब्जे के जरिए हम और भी ज्यादा कैपिटलाइज करें। तो वो तो चाहेंगे कि 4-5 महीने और मिल जाए और अब तक जरदारी साहब के ऊपर लेन देन करके और लोकल बॉडी इलेक्शन करवा ली जाए। तो वो तो अभी गेम में है। अर्जी है कि अब बात होनी है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनना है। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अगर वो
ऐसा प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं जो फैसला ये करते हैं कि 3 महीने में इलेक्शन होगी और अभी एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी जिसके अंदर बिजली का मसला हल होगा, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने, मगर सवाल ये है कि उन्होंने ना नवाज शरीफ साहब को पूछना है, ना ही उन्होंने ये 3 महीने वाली इलेक्शन की तरफ जाना है। वो अभी भी डटे हुए हैं कि हम 9 महीने और खींचेंगे, जितना हम खींच सकते हैं खींचेंगे। अलबत्ता मेरी व्यू है कि 9 महीने नहीं खींच सकेंगे, बट चले। मैं समझता हूं कि ये मर के 3 महीने और खींचेंगे। उससे पहले उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो, तो इलेक्शन इसी साल होगी। मतलब ये उसकी वजह ये है कि वो आप फिर डिस्कस कर लें कि वो जो अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा उसके ऊपर क्या प्रेशर होगा और वो कितनी देर लास्ट करेगा, उसकी भी छुट्टी हो जाएगी और जब उसकी छुट्टी होगी तो फिर तीसरा बंदा नहीं मिलेगा। मैं वही एग्जैक्टली वो तो बात एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना सेठी साहब कि आज जो देखने को मिला गिलानी साहब को, वो एक उसकी एक वजह थी ना कि वो उन्होंने एक जिसे कहा गया आम जबान में कहा जाता है खत नहीं लिखा, जो कि बेसिकली एक दरखास्त थी फॉर रिवाइवल ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। वो आज भी वहीं पर है, द मैटर इज स्टिल देयर। आपको क्या लगता है कि जो नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, बीट एनीवन, हम आगे चल के बात करेंगे कौन हो सकता है, वो क्या करेगा एज सून एज ही, मतलब वो ओथ ले लेते हैं जी, फाइन, ही कम्स इनटू द ऑफिस, ये कौन करेगा डिटरमिन कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा? बड़ी सीधी सी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन करेगा ना, जैसे पहले वो डिटरमिन कर रहे हैं। जैसे ही नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायत आएगी कि मेहरबानी करके तशरीफ ले आइए, आपको भी हम सुना दें अपना ऑर्डर कि आपने फौरन अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर मेहरबानी करें और वो खत लिख दें स्विस अथॉरिटीज को, नहीं तो आप भी तौहीन अदालत में धरे जाएंगे। ठीक है, यहाँ जरा रोक लूं, ब्रेक पे जाना है। रोक ले, चलो फिर कहानी को चलाते हैं। कहानी बिल्कुल क्या आगे जाके होगी, आगे जाके क्या होगा। और दूसरी बात ये सेठी साहब, आपको भी याद है कि वो एनआरओ अमल दरामद का जो केस था ना, वो अभी तक पड़ा हुआ है, उसका कोई फाइनल जजमेंट वगैरह कोई नहीं आई। एक दफा आई थी लेकिन फिर डिले होता गया। कल भी कोई जजमेंट आने वाली है, कुछ स्टेटमेंट चीफ जस्टिस से आने वाला है, उसकी तरफ भी थोड़ी सी हम आपको चिड़िया कोई खबर लाई है। अच्छा, चिड़िया खबर लाई है। नाज़रीन, चिड़िया सेठी साहब की खबर लाई है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आगे चल के मजीद बात करेंगे। और ये कि सेठी साहब से कोशिश करूंगा मैं पूरी के निकलवा सकूं, आप लोगों को क्लू दिलवा सकूं कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। आज मेरा भी टेस्ट है और सेठी साहब का भी टेस्ट है, हो सकता है ये मुझे कोई दे दे लूज एंड, बड़ा मुश्किल है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि वो जो असल मैटर है जिसकी वजह से गिलानी साहब ने भी ये फेस किया, वो अभी तक वही मौजूद है। हमने भी प्राइम मिनिस्टर कौन होगा उसकी बात और आगे जाके करनी है, लेकिन जो जरदारी साहब की व्यू था वो मैं नाज़रीन को दिखाना चाहता हूँ, उनका क्या व्यू था उस चीज़ के बारे में, एनआरओ फैसले के बारे में। Point of principle. Principally, Pakistan People's Party will not try the grave of Shaheed Mohtarbah Benazir Bhutto, come what may. सेठी साहब, कम वोट में अब कोई नया आ जाते हैं। कम वोट में स्टेज नंबर 1 तो हो गई है, गिलानी साहब घर जा रहे हैं। तो पहला कम वोट में दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी आएगा और वो भी घर जाएगा। अच्छा, वो भी चला जाएगा? वो भी घर जाएगा। जैसे ही वो आएंगे तो उन पे प्रेशर, तो वो सीधी सुप्रीम कोर्ट करेगी जी खत लिखें। अब पुरानी बहस में जाने की जरूरत नहीं है, सारी बहसें हो चुकी हैं, अब कोई हियरिंग नहीं है। आप करेंगे नहीं तो कंटेम्प्ट स्ट्रेट अवे, और हम सुनेंगे भी नहीं बात, क्योंकि हो गई ना सारी बहस। तो वो प्राइम मिनिस्टर पहले आके कहेगा जी मुझे 4 दिन चाहिए, मैं जरा सेटल डाउन कर जाऊं, मैंने काबीना बनानी है, मैंने जरा फाइल देखनी है। उन्होंने कहा नो सर, nothing doing, no file child, order is order. yes my lord. तो वो फिर आएंगे और कहेंगे माय लॉर्ड मैं तो नहीं कर सकता। वो कहेंगे चलो फिर घर जाओ, उठाओ, वो भी घर चले जाएंगे। नहीं, एक्चुअली सीधे साहब, यस एब्सोल्युटली, अगर वो ये बिल्कुल इसी स्टेज पे बिल्कुल ऐसे ही होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि अपन की चिड़िया जो है उसको मैंने आज चलाया, मैंने कहा 1-2 कैंडिडेट्स हैं, आप पूछना चाह रहे थे ना, तो और मैं बताना नहीं चाह रहा। बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको। नहीं, लेकिन मैंने 1-2 जगह पे अपनी चिड़िया को भेज दिया, मैंने कहा पता तो करके आओ ये क्या सोच रहे हैं। वो 2 कैंडिडेट्स जो लीडिंग कैंडिडेट्स हैं उनके पास गई, तो उनसे वो खबर ये लेके आई है कि दोनों तैयार हैं कि हमें जल्दी से प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और जल्दी से डिस्क्वालीफाई करके छुट्टी करा दी जाए। अच्छा, तो चिड़िया ने पूछा तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा यार अगली इलेक्शन तो जितनी कोई नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, सारी उम्र वास्ते प्रोटोकॉल वालेगी, लोग कहेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो लाइन लगी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर बनाए, 10 दिन के लिए भी बनाए सही, ताकि डिस्क्वालीफाई हो और फारग हो जाए।
और पार्टी के लॉयलिस्ट भी बन जाए, मार्टर भी बन जाए और प्राइम मिनिस्टर भी रह जाए। तो ये है हाल। अच्छा। तो इसलिए आप बिल्कुल फुल फ्लैश यकीन रखें कि अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा और वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पूरी तैयारी करके आएगा और प्रोटोकॉल से आएगा और प्रोटोकॉल से जाएगा। गिलानी साहब की तरह। अच्छा सैयद साहब, बिफोर वी गो ऑन टू दिस डिस्कशन जिस पे मैं आपको वाकई तंग करूंगा कि कौन अगला प्राइम मिनिस्टर है, एक सवाल जो कि बड़ी अहमियत है। आपको याद होगा हमने एक दफा डिस्कस किया था, ये जब फैसला आ गया था, इनफैक्ट डिटेल्ड ऑर्डर भी आ गया था सुप्रीम कोर्ट का प्राइम मिनिस्टर साहब की कन्विक्शन के हवाले से, कि जब बलूचिस्तान में थे चीफ जस्टिस साहब, तो उस वक्त भी वो एक समझते थे कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मुल्क में मौजूद है और वो उस वक्त जो उनकी ऑब्जर्वेशन आ रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि जी समन करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर को और चीफ मिनिस्टर को, जब वो ये बात कर रहे थे और उनको भी मालूम था कि प्राइम मिनिस्टर की कन्विक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, आज जब फैसला आता है तो वो 26 अप्रैल से आ जाता है, वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसका आता है। ये कोई बात समझ नहीं आती। नहीं, ये बात जल्दबाजी में ये हो जाता है। और आपने देखा कि ये मई की मई की जजमेंट जो आई थी, 31 मई की जजमेंट आई थी, जजेस केस की आई थी, वो क्या जजमेंट थी, वो जजेस केस जो था, ये जो कंटेम्प्ट वाला, नहीं 2010 में जो था, जो रमदे साहब ने जो जजमेंट, जी वो 2009 में। अच्छा, तो उसमें भी एक शॉर्ट ऑर्डर था, फिर लॉन्ग ऑर्डर आया। अच्छा, अर्ज ये है कि ये शॉर्ट ऑर्डर का जो रवाज बन गया है, ये पहले नहीं होता था। मेन जो इश्यूज होते थे, मेन जजमेंट ही आती थी और फिर रिजर्व हो जाती थी और फिर जब आती थी तो फुल जजमेंट आती थी। अब कुछ नया चीजें शुरू हो गई हैं, शॉर्ट ऑर्डर से फारग किया और फिर लॉन्ग ऑर्डर सोच समझ के किया कि अब क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो अर्ज ये है कि ये भी जो उन्होंने फैसला किया ना कि जी वो 26 से लेके अब तक सारे जो इनके फैसले हैं वो गलत हैं, ये एक स्वीपिंग बात कर दी ताकि कोई ऐसी चीज ना रह जाए जो कि कल को इनको तकलीफ, जजेस को या किसी और को तकलीफ हो। बड़े अहम फैसले, मगर क्योंकि बहुत से अहम फैसले हुए हैं, जिसमें मैं आपको गिना दूं 3-4 अहम फैसले हुए हैं। एक फैसला तो ये बजट पास हुआ है, अगर वो अब उनके प्राइम मिनिस्टर पास करता है ना, तो यही काबीना ने पास किया वो। तो अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं था तो काबीना नहीं थी, तो अगर काबीना और प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो बजट नहीं था। अगर बजट नहीं है तो फिर देयर इज नो, ये जो फंड्स सारे रिलीज हो रहे हैं इंक्लूडिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट, वो सब इलीगल, कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है। तो इसलिए एक तो ये इशू, दूसरा ये कि बड़ी जजेस की अपॉइंटमेंट्स, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नए बने, उसके बाद यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जजेस गए, सिंध में नए जजेस बने एंड सो ऑन। तो ये इनकी भी अपॉइंटमेंट, फिर जो कुछ हुआ ड्यूरिंग दिस टाइम इज इलीगल। तो ये सारी चीजें मैं ये समझता हूँ, और भी हैं, मैं ये समझता हूँ कि जब डिटेल जजमेंट आएगी तो उसमें वो सिलेक्टिवली कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि ये बुरी चीजें नहीं थी, इसके साथ अगर इनको भी गलत करार दे दिया जाए या गैर आईनी का करार दे दिया जाए तो उसकी वजह से डेडलॉक हो सकता है। तो लॉ ऑफ नेसेसिटी हम छोड़ते हैं। आपको पता है वो एक जमाने में ये था कि डोगर कोर्ट को जब छुट्टी हुई तो पहले यही था कि इनके सारे जजमेंट्स गलत हैं। बाद में जो डिटेल जजमेंट में ये कहा गया कि नहीं अब बहुत सी चीजें थी वो ठीक का ओथ को भी सेव कर लिया गया। तो ये बाद में आप देखिएगा रीराइटिंग हो जाएगी इसकी जो इम्प्लीकेशंस है। अच्छा, अब सैयदी साहब जो कोर है हमारी डिस्कशन का, इस पे बात जरा होनी चाहिए। तुम नॉटी लग रहे हो। नहीं, मैं कोई नॉटी नहीं लग रहा। आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि कौन होगा प्राइम मिनिस्टर। देखें, 3 नाम जो फ्लोट कर रहे हैं वो ये है, मखदूम शहाबुद्दीन साहब का नाम है, चौधरी अहमद मुख्तार साहब का नाम था, खुर्शीद साहब का नाम है, जिसपे पोल भी हो रहा है, जियो भी कर रहा है। अहमद मुख्तार चौधरी साहब के बारे में, चौधरी अहमद मुख्तार साहब के बारे में तो ये कोई खबरें भी आ रही हैं कि चौधरी साहबान ने, चौधरी शुजात साहब ने, देव गिवन बिग नो साइन कि नहीं जी ये तो नहीं, इनके अलावा कोई हो जाए ये नहीं होंगे। चलें, अगर उनको हम साइड पर कर देते हैं, 2 बंदे रह जाते हैं, ये इन दोनों में से कोई कौन से 2? मखदूम शहाबुद्दीन साहब रह जाते हैं और अहमद मुख्तार साहब साइड पर हो जाते हैं। अहमद मुख्तार को साइड पे कर दिया। नहीं, मैं उनके बारे में जो अभी तक बात आई है ना कि एतराज किया चौधरी साहबान ने, मुस्लिम लीग काफ ने एतराज किया, तो 2 रह गए ना, फिर खुर्शीद साहब रह गए। मैंने 2 और नाम भी सुने हैं। अच्छा, आपने 3 ही सुने, मैंने तो 5 सुने। अच्छा, आपने 5 अपने जियो के 4 नाम, तो 3 नाम तो इन्होंने दिए हुए थे, चौथे पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था। तो उसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हुए। अच्छा, हाँ, तो वो ये कि एक नाम तो चौधरी परवेज इलाही का भी आ रहा है ना, क्योंकि 50 मेंबर्स हैं इनके पास, और अगर चौधरी परवेज इलाही को बनाते हैं और 50 बंदे ये लेके आते हैं तो फिर ये क्यू को और मजबूत करेंगे इंटरिम पीरियड में। गरीब बात और क्यू को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आगे जाके इत्तेहाद जो होगा पीपल्स पार्टी ऑलरेडी है जो और भी मजबूत हो जाएगा। और ये जो लोग इधर उधर फिर रहे हैं सबको इकट्ठा कर लिया जाएगा और जो पैसे वैसे हैं बांटे जाएंगे और क्यू तकड़ी की जाएगी और उसके साथ पीपल्स पार्टी तकड़ी होगी एज एन अलायंस। तो इसके लिए भी बड़े पॉलिटिकल रीजंस है।
कि परवेज इलाही साहब भी एक कैंडिडेट हैं, तो 4। मगर आप भूल गए कि हर बंदा जो है उसने वो मर्द का एक निशान लगाया है। क्या कोई खवातीन नहीं है रनिंग में जिनके बारे में इसी किस्म के सवाल उठ सकते हैं कि शायद उनको क्यों ना बनाया जाए? आप बड़े यार मेल शोविनिस्ट पिग हैं। आपने सिर्फ 4 मर्दों के नाम ले लिए, 2 अहम खवातीन है हमारी काबीना में और हमारी पार्लियामेंट में, उनको आप भूल ही गए। अच्छा, नहीं आपके क्या ख्याल है स्पीकर ने दलेरी के साथ फैसला किया है? फैसला नहीं किया और स्टूड हर ग्राउंड। आपका ख्याल है कि उनको इग्नोर करना चाहिए इस चीज से? पहली बात तो ये है। ओके, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि सदर्न पंजाब की आप बात करते जी, हैं, जी। वहां भी आपने सिर्फ ख्वाजा शहाबुद्दीन साहब को आपने इनको नहीं मखदूम साहब को आपने यार बूढ़े हो रहे हैं, भूल जाते हैं, माजरत चाहता हूँ मखदूम साहब से, बड़े शरीफ आदमी, बड़े प्यारे आदमी। तो इसी किस्म के लोगों के को सैक्रिफाइस किया जाता है। तो वो बड़ी क्वालिटी है उनमें कि वो सैक्रिफाइस के लिए तैयार, और वो तैयार बैठे बिल्कुल फौरन। Okay. अच्छा, तो इसलिए अगर सदर्न पंजाब की आप बात करते हैं तो फिर आप हिना रबानी खर साहिबा को भूल गए। अच्छा, आप क्या करते हैं? नहीं, अगर आपने कैंडिडेट्स ही सारे खड़े करने हैं तो खड़े करें ना। अच्छा, तो ये 6 कैंडिडेट्स आपने इतने 6 खड़े कर दिए हैं, आपने मुझे और बताया आपने भी वो नहीं है। है नहीं, मैं कैसे आपको बताऊं? मैं आपको एक दिन उनकी अपॉइंटमेंट से पहले बताऊंगा। नहीं, अभी ये मैं नहीं बड़ी बताऊं। जाती नहीं, बात उसकी वजह ये है कि ये बड़ा गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, नहीं चले, ये बताएं। ओके, फाइन फाइन, मुझे ये बताएं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से है या कोलिशन पार्टनर में से, इतना तो बता दें। नहीं, ये मुझे नहीं पता। मैं अगर जरदारी हूँ, जो कि आई वो प्रेसिडेंट जरदारी, मैं ये लॉजिकली मैं बात कर सकता हूँ। अब आप मुझे प्रेशर मत डालें इन्फॉर्मेशन के लिए। लेट्स टॉक लॉजिकली। ओके, लॉजिकली अगर मैं हूं तो आई वुड आइदर गो फॉर परवेज इलाही और आई वुड गो फॉर मखदूम। ओके, लेकिन परवेज इलाही साहब बड़े इसके तैयार होंगे? नहीं, उसकी वजह यह है कि यार अब सब लोग यही सोच रहे हैं कि देखा जाएगा, एक दफा प्राइम मिनिस्टर तो बन जाए फिर आगे देखा जाएगा। ओके, तो आई वुड कंसिडर परवेज इलाही टू बी अ सीरियस कैंडिडेट, बट आई वुड कंसिडर मखदूम साहब टू बी इवन मोर सीरियस कैंडिडेट। उसकी वजह यह है कि सदर्न पंजाब और सिंध में पीपल्स पार्टी ने वोट लेना है, बाकी पंजाब में मुश्किल लगता है। 10-15 सीटें अगर ले गए तो बड़ी गनीमत होगी, मगर अगर इन्होंने सदर्न पंजाब और सिंध को पक्का कर लिया तो 70-80 सीटें निकाल सकते हैं वहाँ, और अगर 10-15 इधर उधर निकाल ली तो ये 90-100 पे पहुंच जाएंगे, तो लीडिंग पार्टी बन जाएंगे। तो ये टैक्टिक्स की बात है, पसंद और नापसंदीदगी की बात नहीं। तो आई वुड गो फॉर सदर्न पंजाब। उसकी वजह यह है कि आई वुड से कि अगर तो अब हम सदर्न पंजाब को ये जाके कहेंगे, हम तो दो सूबे बनाना चाह रहे थे, और ये देखे नवाज शरीफ ने और चीफ जस्टिस साहब ने हमारे साथ कितना जुल्म किया। पहले तो 2 प्राइम मिनिस्टर्स को शहीद बना दिया, और अब एक को शुक्र किया, इसको जिंदा छोड़ा है उन्होंने। इसको उनकी बातें शुरू हो गई है ना वो। और देखिए, हम तो आपके लिए इतना कुछ करने वाले थे, मगर ये पंजाबी सेंट्रल पंजाब की जो मिलिट्री सिविल एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें इमरान और मियां साहब मौजूद हैं और यही वही ये सब ने मिलके आपको डिनाई कर दिया था, तो ये वहां जाके ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं। तो इसलिए इनको एक तो गिलानी साहब अपना एक रोल अदा करेंगे एज अ सीनियर स्टेट्समैन नाउ, वो तो हर जगह पे जाके कहेंगे देखो मैंने क्या सैक्रिफाइस की, मैं 4 साल खड़ा रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो एब्सोल्युटली, तो मतलब है बड़ी बात है। तो इसी तरीके के साथ अब तो ये इफ आई वर द प्रेसिडेंट आई वुड गो फॉर सदर्न पंजाब फ्रैंकली। ओके, तो भाई इससे ज्यादा मैं नहीं बात करना चाहूँगा। अच्छा, इससे ज्यादा आप बात नहीं करना चाहेंगे? मगर प्रेसिडेंट साहब की दिमाग जो है वो पीएचडी है, हम तो बीए हैं, वो तो पीएचडी है। वो पता नहीं कौन सी ट्विस्ट निकाल के क्या वो सोचते हैं आखिरी वक्त कि नहीं सदर्न पंजाब नहीं होना, कोई और होना है, तो ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, वो पीएचडी है विद डिस्टिंक्शन? पीएचडी विद डिस्टिंक्शन, और हम ऑर्डिनरी बीए विदाउट ऑनर्स। विदाउट ऑनर्स। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक सवाल जो कि बड़ी अहमियत का हामिल है, अभी ब्रेक से पहले डिस्कशन हो रही थी और सेठी साहब ने कहा कि जो अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा वो भी शायद इसी तरह कंटेम्प्ट लगवा कर उसको भी फारिग हो जाएगा, फारिग कर दिया जाएगा। सेठी साहब, मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, क्या आप वाकई समझते हैं कि ऐसे ही होगा? देखिए, अगर वो खत लिख देते हैं तो नहीं होगा, अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन से पहले ही इलेक्शन कॉल कर लेते हैं
तो वो और बात। तो वो और बात है। ओके, तो इसलिए, मगर अगर वो दोनों चीजें नहीं करते तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आगे। अच्छा चले, एक बात है, लेट्स अज्यूम कि नया प्राइम मिनिस्टर आता है, इस तरह बुलाया जाता है, वो खत नहीं लिखते, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फारिग हो जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर तीसरा प्राइम मिनिस्टर की बारी आएगी। तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है अलायंस पार्टनर्स भाग जाएंगे। तो वो महीना डेढ़ गुजर गया होगा और ये शायद ये फैसला कर लें कि नई इलेक्शन करनी है, क्योंकि नई इलेक्शन तो अब होनी है ना, और इसी साल होनी है। कितने प्राइम मिनिस्टर ये सैक्रिफाइस करेंगे? फिर तौहीन लग जाएगी कि आपने मजाक उड़ाया है, और फिर ये सड़कों वाली सियासत शुरू हो जाएगी। तो ये एक प्राइम मिनिस्टर और मैक्सिमम है इनके पास, उसके बाद थर्ड प्राइम मिनिस्टर की इनके पास गुंजाइश नहीं होगी। तो अर्ज ये है कि सवाल, असली गेम जो है ना, वो शुरू होगी जब अगला प्राइम मिनिस्टर फारग होगा और फिर एक न्यूट्रल हुकूमत, इंटरिम हुकूमत बिफोर द इलेक्शंस बनानी पड़ेगी। उस वक्त जो गेम है मेरे हिसाब मुताबिक वो जरदारी साहब के हाथ से निकल जाएगी और असली गेम वहां शुरू होगी। अच्छा जी जनाब, पुराने जमाने में आइन और कानून के मुताबिक प्रेसिडेंट इंटरिम गवर्नमेंट बनाता था और अल्लाह खैर सल्ला होती थी। 20th अमेंडमेंट के बाद चेंज हो गया, चेंज हो गई है। अब उन्होंने दो चीजें चेंज की थी उसमें मोटी मोटी। एक ये कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर विद द अप्रूवल ऑफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो नया प्राइम मिनिस्टर होगा, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा, वो भी विद द अप्रूवल ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा। दोनों के कंसेंसस से होगा, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ठीक है, और अगर लीडर ऑफ द हाउस नहीं है तो रूलिंग पार्टी जो भी है। और अगर किसी सूरत में डेडलॉक हो जाता है, अगर डेडलॉक हो जाता है तो फिर क्या होगा? इन द केस ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, अगर ऑपोजिशन ऑफ और उस वक्त की इंटरिम और उस वक्त के प्रेसिडेंट साहब नहीं तय कर पाते कि कौन नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इंटरिम न्यूट्रल हुकूमत बनाने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू द 20th अमेंडमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट करेगा। पहले कमेटी में जाएगा, अगर वहीं भी डेडलॉक हुआ तो फिर एट द एंड, डेडलॉक तो हम सोच रहे हैं ना कि अगर डेडलॉक हुआ तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेगा। अब आप एक सेकंड के लिए, मैं आपको बहुत एक बड़ी मुबारकबाद देता हूं कि आपको मैंने मियां नवाज शरीफ बना दिया। आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं? जाहिर है, बिकॉज बहुत अरे जब मैं आपको जरदारी साहब बनाता हूँ तो आप नहीं मानते, तो मैं यार फिर मुझे वो खत वाली बात आ जाती है ना। अच्छा। तो फिर मैं इसलिए नहीं वो उस खाते पे नहीं पढ़ना चाहता। तो आपको मैंने नवाज शरीफ बना दिया। चले बना दो। आप अगर मियां नवाज शरीफ हों तो आप क्या सोचें कि क्या अगली हुकूमत जो इंटरिम होनी है सारा कुछ उस पर डिपेंड करना है? तो मैंने पंजाब में भी बनानी है ना, बड़ा कुछ होना है ना। तो पॉलिटिशियन होता है ना, तो पॉलिटिशियन तो यही कोशिश करेगा कि मेरे फायदेमंद कोई हुकूमत हो। नेचुरली कोई न्यूट्रलिटी में तो कोई यकीन नहीं करता ना। वो तो इमरान खान साहब न्यूट्रल गवर्नमेंट चाहते हैं ना, मगर बाकी लोग because he is not in the parliament, because he is not in the game ना, तो वो तो चाहेंगे कि न्यूट्रल हो ताकि उन्हें, मगर बाकी तो चाहेंगे कि उनके हक वाली हो, टिल्ट उधर हो। तो अर्जी है, पसंद नहीं कर रहा मैं आपकी बात नहीं पसंद आ रही मेरी, मगर आप सुनते जाइए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक नहीं बना। जी हाँ, हुकूमत बनाना चाह रही है और मियां साहब नहीं बनने दे रहे। एग्जैक्टली, क्योंकि वो कह रहे थे ये कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर ब्ला 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 ब्ला। ठीक है जी, अब तो और भी चांसेस नहीं है, क्योंकि कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर फारग हो गया। अब अगला प्राइम मिनिस्टर को महीना लगेगा, पता नहीं कितने दिन वो रहता है। इसका ये मतलब है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनेगा विद द अप्रूवल और कंसेंट ऑफ द ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट। व्हाई आर यू सो श्योर? अभी तो आपको बताया कि ये प्राइम मिनिस्टर तो रहा ही नहीं, अब कौन बनाएगा? नहीं, जो अगला आके तो अगला 2 दिन के बाद फारग हो जाएगा। और अगर अब बनाना भी चाहेगा तो मियां साहब नहीं मानेंगे। तो मैं मियां साहब, चल यार तुम नहीं मियां साहब, मैं ही बन। अच्छा, आप तुम तो बड़ी शर्मिंदा हो, मैं बनता हूँ मियां साहब। अब मैं कहता हूँ मैं नहीं बनाता। अच्छा, क्यों नहीं बनाता? मुझे ये जो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्यादा पसंद है, बड़ा पसंद है। मैंने इनका नाम भी प्रपोज किया शायद। ये नंबर 2 सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगर उस वक्त ये सीट पे बैठे होते तो आपको तो पता है कि इनको किसने लगाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? किसने लगाया? सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि अगली इंटरिम गवर्नमेंट फिर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे तो वो तो चीफ जस्टिस बनाएंगे ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी मैं आपको, और मेरी ये उम्मीद होगी अज नवाज शरीफ साहब कि चीफ जस्टिस साहब ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो हमारा उसमें थोड़ा बहुत जरा देख के हाथ फौली रखो, सारा ख्याल रखना। अच्छा, आफ्टर ऑल हर स्टेज पे हमने सपोर्ट किया है चीफ जस्टिस साहब को, तो हमारे भी कुछ तवक्कुआत है ना कि जरा हमारी तरफ जरा ख्याल रखेंगे। ये
चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनना, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहना है जो एक्टिंग है। इसी ने इवेंचुअली नई इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है। वो इंटरिम गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की होगी, सुप्रीम कोर्ट नई इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। अब तवक्को होगी कि इलेक्शन हो जाएंगे, मियां साहब भी टाइट हो रहे होंगे, इमरान खान साहब भी टाइट हो रहे होंगे, बहुत आला काम हो गया, बिजली की क्राइसिस चल रही होगी, एग्जैक्टली वो अकाउंटेबिलिटी के वो जो अरसलान वगैरह वगैरह ये सारे केसेस नैब शैब ये सारे ठंडे पड़े होंगे, कुछ चल रहे होंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट एक नया प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है और उसको कहता है कि आप इस किस्म की काबीना बनाएं, दैट इज टू मच। सुन लो, अच्छा सुन लो, एक थेरी है ना, अच्छा। थेरी एक्सपोज करना कोई बुरी बात बुरी नहीं। बात मतलब लोगों के दिमाग को एक्टिव करना चाहिए अच्छा। कि कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। ओके, तो फिर अगर वो इंटरिम गवर्नमेंट अप्लाई करती है कि मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, हमें 3 महीने चाहिए, उसे बिजली भी रिस्टोर करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, और हमें इलेक्शन पोस्टपोन करनी है, तो फिर क्या होगा? और अगर वो हुकूमत डेमोन्स्ट्रेट कर दे 2 महीने के अंदर अंदर कि उन्होंने बिजली का बहरान ख़त्म कर दिया, जो कि हो सकता है, अब वो अलग प्रोग्राम है, जी। ये बड़े निकम्मे लोग हैं, इन्होंने नहीं किया, हो सकता है। आज भी कुछ फैसले बड़े बड़ी चीज़ें हैं जिस तरीके से ये बिजली का बहरान ख़त्म हो सकता है, ये तो बस कुछ ना पूछो इनके बारे में। तो अगर वो कर देती है तो लोग तो वाह करेंगे, वो कहेंगे तुसी जाओ ना, तुसी रहो 3 साल वास्ते, तुसी 1 साल 2 साल तक कड्डो ना, तुसी को ठीक करो, तो लोगों को टंगो शंगोगी, चुको फड़ो, अफरा तफरी, अकाउंटेबिलिटी। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के हवाले होगा। यानी कि आप कहते हैं कि फिर इलेक्शंस भी भूल जाए? नहीं, मतलब मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ बहुत साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं, न्यूट्रल हुकूमत आ सकती है, इमरान खान साहब भी खुश, सारे खुश हो सकते हैं, मगर इक्वली थियरी की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे हैं। थियरी में दूसरी तरफ भी जा सकता है कि सबसे तंग आए हुए हैं, नई इंटरिम गवर्नमेंट आती है जो कि हैंड पिक्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और वो फिर आपको एक नया रास्ता दिखाती है। अच्छा, ये नया रास्ता दिखा दिया है। नाज़रीन, ये एक ऐसी थ्योरी है, और फिर जरदारी साहब के खिलाफ खत भी लिखा जाए। खत भी लिखा, वो तो खैर लिखा ही जाएगा। नाज़रीन, एक ऐसी थ्योरी है, मुझे इसको हजम करने में काफ़ी देर लगेगी, आप भी जाइए इसे हजम कीजिए। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे कल, क्योंकि आई एम श्योर कल भी कुछ नई डेवलपमेंट्स होंगी। थ्योरी साहब से बहुत गिला है, उन्होंने हमें प्राइम मिनिस्टर का नहीं बताया, लेकिन शायद आपको कल से प्रोग्राम से पहले पता चल लगे कौन होगा, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। कल का प्रोग्राम जरूर देखिएगा। आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।